हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम एमपीपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जीएस पेपर 3। एमपीपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट क्या बताना है आपको, सिर्फ यही बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। नाबार्ड के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो सबसे पहले मैंने इसका एक फुल फॉर्म भी बता दिया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं फुल फॉर्म से ही हमें क्लियर होता है कि नाबार्ड का एक्चुअल में जो है वो गोल या क्या उसका स्टैंडर्ड होगा, है ना। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। यह भारत में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण विकास हेतु शीर्ष वित्तीय संस्था है। इसके कार्य कौन कौन से हैं, क्योंकि इसने प्रमुख कार्यों को पूछा है। पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक को कृषि मतलब हेल्प करता है इन बैंकों की। डायरेक्ट हेल्प, देखिए इसका उद्देश्य तो ग्रामीण लोगों को ही हेल्प करना है, बट वो डायरेक्ट हेल्प नहीं करता है, बैंकों के माध्यम से करता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा, ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष का संचालन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में कोष देता है। स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज कार्यक्रम, सेल्फ हेल्प ग्रुपों की हेल्प करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों का ही हेल्प करते हैं। निगरानी व पर्यवेक्षण, संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन, जलवायु संवेदनशीलता एवं सतत कृषि। मैंने आपको ये मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, इसके अंदर भी आपके वर्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व घाटा एवं प्रभावी राजस्व घाटा से क्या अभिप्राय है। रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कि मुझे प्योर जो हिंदी वर्ड्स हैं वो इतने क्लियर नहीं होते, अगर आप इंग्लिश को देख लो तो थॉट्स क्लियर हो जाते हैं कि वो क्या है क्वेश्चन। तो मैंने डायरेक्ट बता दिए हैं दोनों में डिफरेंस। राजस्व घाटा, जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां, कर, शुल्क, लाभांश, उसकी राजस्व व्यय, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी से कम होती है। मतलब गवर्नमेंट जो है इनकम सोर्स कहाँ से प्राप्त करती है, टैक्सेस से, शुल्क से एंड लाभांश से। लेकिन व्यय करना कहाँ कहाँ उसको होता है, वेतन में देना मतलब सैलरी देना, पेंशन देना, टैक्स ब्याज देना, भुगतान करना, सब्सिडी वगैरह जो देता है, जैसे आपने सुना होगा सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है वही राजस्व घाटा हो जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे का ही रूप है, लेकिन उसमें वह भाग जिसमें से सरकार द्वारा पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु राज्यों एवं संस्थाओं को दिए गए अनुदान को घटा दिया जाता है। ये 2011-12 से लागू हुआ है। जहां राजस्व घाटा सरकार की वित्तीय कमजोरी को दर्शाता है, वहीं प्रभावी राजस्व घाटा यह बताता है कि घाटे का कितना हिस्सा भविष्य की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में उपयोग हो रहा है। अब क्योंकि ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो ऑलमोस्ट 3-4 जो है वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं और वो सॉल्व किए जा रहे हैं ईजिली। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। आपने जब इकोनॉमी पढ़ा होगा तो ये सब कुछ बेसिक है तो पता ही होगा, लेकिन इसको आंसर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। राष्ट्रीय आय किसी देश की अर्थव्यवस्था की समग्र आर्थिक गतिविधियों और जीवन स्तर का महत्वपूर्ण संकेतक है। इसे मापने के लिए विभिन्न अवधारणाएं हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, चाहे उत्पादन कारक देशी हो या विदेशी, मतलब उत्पादन कैसा भी हो उस सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुएं जीडीपी में इंक्लूड होती हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ने पर प्राप्त होता है। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद
जीएनपी में मूल्य ह्रास मतलब जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जो मूल्य ह्रास हो गया है, कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो वैसी, जैसे एक गाड़ी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो वैसी हमेशा नहीं होगी जैसे आपने उसको फर्स्ट हैंड में लिया था, तो उसी मूल्य ह्रास को घटाने पर प्राप्त होता है, उसे एनएनपी कह देते हैं। राष्ट्रीय आय उत्पादन के सभी कारकों भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम को प्राप्त शुद्ध आय को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। व्यक्तिगत आय व्यक्तियों को वास्तव में प्राप्त कुल आय जिसमें हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं। व्यय योग्य आय, ये तो जो 2 लाइन है ये रिपीट हो गई है, मिस्टेक है, इसे इंक्लूड नहीं करना है। तो व्यय योग्य आय क्या होगा? व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर घटाने पर शेष आय। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय जो जीवन स्तर को संकेत देती है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं संरचना, उत्पादन क्षमता एवं सामाजिक कल्याण को समझने में सहायक है तथा आर्थिक नीति निर्माण का आधार प्रदान करती है। एक हमने यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जीएस पेपर 3 का ही, मेंस का है 2025 का, मतलब प्रेजेंट का ही है। भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI में भेद कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपको HDI और IHDI के बारे में पता होगा, तो उन्हीं दोनों का डिफरेंस बताना है। IHDI को समावेशी समृद्धि का बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक देशों की प्रगति को केवल आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर मापता है, परंतु औसत मूल्यों पर आधारित होने पे HDI आंतरिक असमानताओं को छिपा देते हैं। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस। HDI एवं IHDI में अंतर, ये मैंने डिफरेंसेस बताए हैं और किस बेस पे है वो ये है। मापन का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा, आय का औसत बताता है। IHDI 3 आयामों के अलावा असमानता प्रभाव सहित बताता है कि क्या इनइक्वालिटीज़ हैं, वो उसे भी इंक्लूड करता है। असमानता का समावेश HDI में नहीं होता है, IHDI में होता है, राज्य, वर्ग, लिंग, क्षेत्रीय अंतर के आधार पर। भारत की स्थिति मध्यम श्रेणी की है, समग्र प्रगति होती है। IHDI में गिरावट, समावेशिता, वास्तविक स्थिति। IHDI को समावेशी विकास का बेहतर सूचक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह वास्तविक विकास को दर्शाता है, नीति निर्माण में सहायक होता है, औसत के भ्रम को तोड़ता है और भारत जैसे विविध समाज के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि भारत में बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं बट उनमें इनइक्वालिटीज़ बहुत होती है, तो इसके लिए ये बेहतर पैरामीटर, आधार है, मापक है। जहाँ HDI विकास की दिशा बताता है, वहीं IHDI उसकी गुणवत्ता और समावेशिता को उजागर करता है। भारत जैसे देश में समावेशी एवं न्यायपूर्ण विकास के मूल्यांकन हेतु IHDI प्रासंगिक व यथार्थपूर्वक सूचक है। तो हमने आज जो है वो 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। ओके, फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।